हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइनिंग मेथड्स के बारे में। माइनिंग मेथड्स के बारे में जानने के पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे व्हाट इज़ माइनिंग। माइनिंग एक इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन है वैल्यूएबल मिनरल्स का, जो अर्थ का ज़मीन का नीचे रहता है और अर्थ सरफेस में रहता है। डिफरेंट फॉर्म में रहता है ये सब मिनरल्स, कहीं ओर बॉडी, लोड, वेन, सीम और प्लेसर डिपॉजिट का हिसाब से रहता है। अब ये जो माइनिंग हम लोग माइनिंग और इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन जो करता है, इसका तरीका क्या है और माइनिंग मेथड का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, यह हम लोग जानकारी ले लेंगे। मिनरल्स जो फॉर्मेशन हुआ था ज़्यादा मेनली कोल, वो क्या हुआ था, ज़मीन का बहुत नीचे सेडिमेंटरी फॉर्म में डिपॉजिट होके डिपॉजिट फॉर्मेशन में मिलता है कोल। तो एक कोल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर का जो सबसरफेस लेयर है उसको हटाना पड़ेगा, और नहीं तो सबसरफेस एरिया को बिना डिस्टर्ब करके नीचे से वो कोयला को एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग ऊपर का सबसरफेस लेयर और स्ट्राटा को डिस्टर्ब नहीं करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड से मिनरल एक्सट्रैक्शन बहुत कम होता है। इन केस ऑफ कोल ओनली 10 से 12% एक्सट्रैक्शन जो होता है वो हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड से होता है। लेकिन जो ऊपर का सबसरफेस लेयर को हटा के, ऊपर का ओवरबर्डन को हटा के जो मिनरल एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग मेथड और सरफेस माइनिंग मेथड। कोल का केस में 85% टू 90% एक्सट्रैक्शन हमारा होता है ओपन कास्ट और सरफेस माइनिंग मेथड से। यानी कि सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग मेथड ज़्यादा पॉपुलर है और एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अब आएंगे हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का डिफरेंट स्टेप्स और क्या क्या तरीका है। ट्रेडिशनल बोर्ड एंड पिलर मेथड। अगर ट्रेडिशनल बोर्ड एंड पिलर का डिफरेंट हम लोग स्टेप्स के बारे में देखेंगे तो वो है यूनिट ऑपरेशंस और साइकिल ऑपरेशंस। साइकिल ऑपरेशंस क्या क्या है, फेस क्लीनिंग। फेस क्लीनिंग क्यों करना पड़ता है, जब कंजिक्यूटिव शिफ्ट में वर्किंग होता है कोई माइंस में, तो प्रीवियस शिफ्ट अगर कोयला को ब्लास्टिंग करके गया और मिनरल्स को ब्लास्टिंग करके गया और कहीं स्क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो सब को हटाने के लिए और क्लियर करने के लिए हमको फेस क्लीनिंग का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, होल ड्रिल करता है। होल ड्रिल क्यों करेंगे, उसमें एक्सप्लोसिव डाल के ब्लास्टिंग करने के लिए। कैसे करते हैं हम लोग, हैंड हेल्ड ड्रिल ऑपरेटर से पहले ड्रिलिंग करना पड़ता था और ड्रिलिंग किया जाता था। अभी मॉडर्न मैकेनाइज्ड मशीन्स बहुत सारे आ गया है, जैसे जम्बो ड्रिल, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन और यूडीएम, ये सब के जरिए से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग जब हो जाता है तब वो सब होल में हम लोग एक्सप्लोसिव को डिटोनेटर के साथ प्राइमिंग करके चार्जिंग करते हैं, और चार्जिंग के बाद कनेक्शन जब हो जाता है केबल का, तब एक्सप्लोडर के साथ उसको हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। अब ब्लास्टिंग करने के बाद जो फॉलन कोल हमारा मिलता है और कोल जो ब्लास्टेड होता है, वो सब कोल फेस से लोड करके एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट का स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। तो मटेरियल कैसे लोडिंग करते हैं, पहले मैनुअल लोडिंग होता था जो झोड़ा और बेलचा से किया जाता था। अभी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमारा आ गया साइड डिस्चार्ज लोडर यानी कि एसडीएल और एलएसडी मशीन, जिसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाता है। लास्ट स्टेप जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल पहले हॉलेज और मैनुअली कुछ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन है तो शॉर्ट डिस्टेंस में पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में हॉलेज ऑन टॉप सिस्टम किसी जगह में चालू है। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडप्ट हो चुका है बहुत सारे माइंस में, तो इसके लिए बेल्ट कन्वेयर मोस्ट प्रिफरेबल यूज किया जाता है, और प्रिफरेबली प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बेल्ट कन्वेयर बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो मैकेनाइज्ड माइंस मेथड को बारे में जानकारी लेने के लिए पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे कुछ टर्म्स के बारे में। जैसा हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये एक पीरियड है जब कोई माइंस और सेक्शन में, माइंस का एक डिस्ट्रिक्ट में कोल का फर्स्ट फॉल होता है और
एक स्पॉन्टेनियस हीटिंग का फर्स्ट इंडिकेशन दिखा जाता है। ये जो टाइम गैप है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब आगे पिलर साइज। पिलर साइज गैलरी विड्थ और डेप्थ ऑफ कवर का ऊपर डिसाइड किया जाता है। हमारा जो कोल माइन रेगुलेशन 2017 है उसका अनुसार डेप्थ और विड्थ ऑफ द गैलरी ये सब का हिसाब करके पिलर का साइज हम लोग डिसाइड करते हैं। पैनल साइज, पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग इसलिए चालू हुआ है कि कोई एक माइंस का एक पैनल में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, कोई प्रोडक्शन का स्टॉपेज आ गया, कोई स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो या कहीं आग लग गया, तो इस सब केसेस में दूसरा कोई पैनल को अगर डिस्टर्ब नहीं करना पड़े, इसीलिए हम लोग टोटल सिम को कई भाग डिवीज़न या सेपरेशन में बांट देते हैं। इसको पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग कहता है। तो पैनल का जो साइज है किसका ऊपर डिपेंड करता है? इंक्यूबेशन पीरियड का ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इसी टाइम के अंदर हमको टोटल जो पिलर है, पैनल के अंदर टोटल जो पिलर है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसको डिस्टर्ब करेगा और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा। अब आ गया पैनल बैरियर्स। पैनल बैरियर्स कोई जो सेपरेशन रहता है ये कोई अलग से आर्टिफिशियल बैरियर नहीं है। ये सॉलिड कोल पिलर इंटैक्ट हम लोग छोड़ देते हैं बोथ साइड में पैनल का, इसको पैनल बैरियर कहता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर है डिटोनेटर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर क्या है कि जब हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं तब कुछ प्रोडक्शन और मिनरल्स प्रोड्यूस्ड होता है, ब्लास्टिंग होता है, तो टोटल कितना कोयला प्रोड्यूस्ड हुआ है, कितना मिनरल्स प्रोड्यूस्ड हुआ है और कितना डिटोनेटर यूज हुआ है, ये दोनों का रेशियो जो है वो है डिटोनेटिंग फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिटोनेटर यूज्ड। ये टन का यूनिट में आता है। नेक्स्ट है पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर हम लोग कैसे निकलते हैं? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी, यानी कि पाउडर फैक्टर का यूनिट जो होता है वो है टन पर केजी पे। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा OMS। OMS हम लोग कैसे निकलते हैं? OMS से आउटपुट पर मैन शिफ्ट। हर एक मैन का ऊपर कितना मेरा आउटपुट आता है, ये एक मेजरिंग प्रोडक्टिविटी मेजरिंग यूनिट है। इससे हम लोग प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं। तो OMS कैसे निकलता है? OMS इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मैन पावर डिप्लॉयड। इसका यूनिट आता है टन पे। अब कोई एक फेस में क्राउन ब्लास्टिंग करने के बाद कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन आता है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? इसका निकलने का सिंपल सा एक तरीका है और फार्मूला है। जैसा टोटल प्रोडक्शन पर ब्लास्टिंग इज इक्वल टू पुल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फेस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फेस हाइट, और उसका साथ ये हो गया क्यूबिक मीटर पे आ गया। अब क्यूबिक मीटर को हम लोग टन पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब टोटल प्रोडक्शन ऑफ कोल सिंगल राउंड ऑफ ब्लास्टिंग हमारा आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे मैकेनाइज्ड माइनिंग मेथड के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैकेनाइज्ड माइनिंग मेथड बहुत सारे अभी नया टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और हाई प्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो है लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में एक सिंगल स्लाइस कितना तक ले सकता है? 0.6 से लेकर 1 मीटर तक थिक तक ले सकता है। लॉन्ग वॉल फेस का लंबाई होता है टिपिकली 800 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक। फेस का जो विड्थ होता है वो 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक, कभी कभी 60 मीटर से ज़्यादा पहले यूज होता था 80 मीटर और 60 मीटर, लेकिन अभी रिसेंट प्रिफरेबली इसको 100 से 400 मीटर तक फेस टू विड्थ रखा जाता है। कोयला का कटिंग जो होता है वो CRR का थ्रू होता है। CRR का ऊपर पिक्स लगा हुआ रहता है। वो एक हार्ड मटेरियल का टंगस्टन कार्बाइड हो या निकल हो, उसका कोई मिक्सचर, कभी कभी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट यूज किया जाता है कोयला को कटिंग करने के लिए। और ये जो पिक्स है वो CRR का ऊपर इंस्टॉल करता है और CRR को जैसे घूमता है वो कोयला कटिंग होता है। ये सिंगल ड्रम और डबल ड्रम दोनों सिंगल ड्रम भी इंस्टॉल किया जाता है, डबल ड्रम भी इंस्टॉल किया जाता है कटिंग के लिए।
एवरेज प्रोडक्शन कितना होता है? एवरेज प्रोडक्शन लॉन्गल माइन से मोटा मोटी 6000 से लेकर 8000 टन पर डे होता है। कभी कभी इससे ज़्यादा और कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फेस अवेलेबिलिटी, और मान लीजिए कहीं ब्रेकडाउन हुआ तो मशीन अवेलेबिलिटी और फेस अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका साथ और जो एडिशनल हमारा अरेंजमेंट रहता है वो हो गया फेस पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट। इसको सपोर्ट करने के लिए जैसे कटिंग एडवांस होता रहता है लॉन्ग फेस में, तो पावर सपोर्ट हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और पीछे तरफ गोप बनता जाता है और रूफ फॉल होता रहता है। ये से हो गया आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, जो कटिंग मटेरियल को मेरा बेल्ट कन्वेयर तक पहुंचाने के लिए काम करता है। बेल्ट कन्वेयर हो गया अंडरग्राउंड से सरफेस में कोयला और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये हो गया आपका पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक पावर सपोर्ट। और ये हो गया हमारा ड्रम सीआरआर जो कटिंग करता है। ये हो गया कोल फेस, जैसे वो धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मेरा हाइड्रोलिक सपोर्ट भी आगे आगे मूव करता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो मैकेनाइज माइनिंग मेथड है, वो अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है, वो है कंटिन्यूस माइनिंग मेथड। कंटिन्यूस माइनिंग मेथड में बहुत सारे एडवांटेज है इसका फ्लेक्सिबिलिटी लॉन्ग हॉल माइनिंग का कंपैरिजन में। लॉन्ग हॉल माइंस में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कंटिन्यूस माइनर का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंटिन्यूस माइनिंग मेथड अभी बहुत लार्जली पॉपुलर हो चुका है और हो रहा है अभी धीरे धीरे इंडियन माइनिंग कंडीशन में। कंटिन्यूस माइनर जो 3 तरह का होता है, स्टैंडर्ड हाइट सीएम, लो हाइट कंटिन्यूस माइनर और लो कैपेसिटी कंटिन्यूस माइनर, ये सब मिलता है। कटिंग वेट, स्टैंडर्ड हाइट कंटिन्यूस माइनर का कटिंग वेट होता है 3.3 मीटर, हाइट होता है 4.5 मीटर। एवरेज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हाइट कंटिन्यूस माइनर से होता है 1500 टन पर डे। और ये क्रॉलर माउंटेड है, इसीलिए ये मशीन मूव कर सकता है अप टू 1/5 ग्रेडियंट तक। इससे फ्लैटर होगा तो और अच्छा है। कंटिन्यूस माइनिंग मशीन एक कटिंग मशीन है। इसका साथ जो और एडिशनल हमारा एडिशनल पैकेज रहता है वो है शटल कार। शटल कार का कैपेसिटी वेरी कर सकता है, कहीं कहीं इसको रैम कार भी बोला जाता है। शटल कार का कैपेसिटी स्टैंडर्ड हाइट सीएम का केस में ये होता है 10 टन। कट बोल्टर क्या होता है? कट बोल्टर बोल्टिंग मशीन है, कई कई जगह में ट्वाइन बोल्टर भी यूज किया जाता है, जिसमें 2 बोल्ट एक साथ मर सकता है। कट बोल्टर के केसेस में 4 बोल्ट एक साथ मर सकता है। ये हाइड्रोलिक बहुत सारा हाइड्रोलिक अरेंजमेंट है ऑपरेट करने के लिए, और 2 ऑपरेटर 2 रिंग में बैठ के एक साथ 4 बोल्टिंग मर सकता है। अब आगे फीडर ब्रेकर क्या करता है? लार्ज साइज कोल को ब्रेक करके रिक्वायर्ड साइज में और स्मॉल साइज में ब्रेक करता है और वो बेल्ट का थ्रू कन्वे करता है। तो फीडर का मेन काम है उसको ब्रेक करना, लंप साइज को ब्रेक करना। लास्ट हो गया लोड सेंटर। लोड सेंटर क्या होता है? कोई एक सेक्शन में पावर सप्लाई का मेन स्टेशन होता है, जहाँ से मेरा सरफेस से पावर 3.3 हो या उससे ज़्यादा हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हो, वो जाता है लोड सेंटर तक। लोड सेंटर से एज पर रिक्वायरमेंट मशीन में पावर सप्लाई जाता है। जब जैसे सीएम का और शटल कार कट बोल्ट तीनों का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 1.1 kV और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 1050 वोल्ट, तो वो लोड सेंटर से सप्लाई होता है। ये हो गया डिफरेंट मशीन पैकेज का सीएम कंटिन्यूस माइनर के लिए। हो गया कटिंग मशीन कंटिन्यूस माइनर, ये हो गया शटल कार, ये हो गया फीडर ब्रेकर। अब आते हैं हम लोग सरफेस माइनिंग मेथड के बारे में डिस्कस करने के लिए। सरफेस माइनिंग मेथड का भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है और है एक मैकेनाइज्ड माइनिंग मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड में डिस्कस करने के लिए पहले 2 अपर का जो स्टार्ट वाला लेयर है वो है ओवरबर्डन को पहले हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं मिनरल एक्सट्रैक्शन में। ओवरबर्डन और मिनरल एक्सट्रैक्शन करने का जो तरीका है, पहले साइड प्रिपरेशन करेंगे, कहीं स्क्रैप मटेरियल, कहीं प्लांट वेजिटेशन ये सब रहेगा तो उसको पहले हटा के ज़मीन को क्लीन करना पड़ता है, वो है साइड प्रिपरेशन। उसके बाद है ड्रिलिंग जैसे पहले अंडरग्राउंड में बताया हम, तो इसके केसेस में ड्रिलिंग का डायमीटर ज़्यादा होता है, बड़ा ड्रिलिंग डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसको ब्लास्टिंग करने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। ओपन कास्ट में और अंडरग्राउंड में थोड़ा एक्सप्लोसिव अलग अलग यूज होता है। ओपन कास्ट में ज़्यादातर साइट मिक्स स्लरी और SMS एक्सप्लोसिव यूज होता है, SMS। अब रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन को रिमूव करता है
कैसे कैसे रिमूव करते हैं वो बाद में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। रिमूव ओवरबर्डन रिमूव होने के बाद आता है मिनरल एक्सपोज हो जाता है, तो मिनरल को हमारा एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है और ए मिनरल को लोडिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग और मिनरल ट्रांसपोर्टिंग, लास्टली जो है वो रिक्लेमेशन ऑफ माइंड आउट एरिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो पहले क्या होता था कि जब मिनरल्स एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग उसका एज यूजुअल छोड़ देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे चालू हुआ कि हमको जो एरिया हम लोग ऑलरेडी डिस्टर्ब कर चुके हैं उसको इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए और एनवायरमेंटल बैलेंस रखने के लिए हमको वो जगह को रिक्लेम करना पड़ेगा, जैसे थोड़ा इकोसिस्टम मेरा बैलेंस रहे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, ये जो कन्वेंशनल ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो ऑपरेशन मेरा आता है और करते हैं हम लोग, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मशीन्स का एडप्ट करके ये सब कुछ स्टेप हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और बात दे सकते हैं। जैसा शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, एक शॉवेल क्या करता है, लोड मटेरियल्स, ब्लास्टेड मटेरियल्स को लोड करके डंपर में डालता है और डंपर मटेरियल ट्रांसफर कर जाता है। नेक्स्ट है सरफेस माइनिंग मेथड। सरफेस माइनर क्या करता है, वो कटिंग, लोडिंग और ब्लास्टिंग ये तीनों का काम एक साथ कर सकता है। वो जैसे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और लोडिंग तीनों का काम एक साथ करने का इसका है। कटिंग करता है, लोडिंग कटिंग करता है, ये ब्लास्टिंग का ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट लोडिंग कर देता है। ड्रैग लाइन क्या करता है, ब्लास्टेड किया हुआ लूज माल या ओवरबर्डन को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका जो लॉन्ग बूम है, बूम का जरिए से एक जगह से मटेरियल को दूसरा जगह में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये है बकेट व्हील एक्सकावेटर। बकेट व्हील एक्सकावेटर क्या करता है, सॉफ्ट मटेरियल को जैसे ओवरबर्डन हो गया और लूज कहीं ब्लास्टेड किया हुआ मटेरियल उसको व्हील का ऊपर इसका बकेट इंटैक्ट रहता है और इंस्टॉल होता है और जैसे घूमता है बकेट वैसे ये कटिंग करता है और मटेरियल को कन्वेयर का थ्रू एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लास्ट में है इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम। ये एक ओपन कास्ट का ये एक स्पेशल इंस्टॉलेशन है जहाँ पे क्या होता है कि ब्लास्टिंग करने के बाद जो ब्लास्टेड मटेरियल हमको मिलता है उसमें क्रशिंग करके डायरेक्ट कन्वे करके अप टू सरफेस और डिजायर्ड प्लेस में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये हो गया हाइड्रोलिक शॉवेल और डंपर। हाइड्रोलिक शॉवेल डंपर का ऊपर लोडिंग कर रहा है। ये हो गया रोप शॉवेल और डंपर। रोप शॉवेल डंपर का ऊपर मटेरियल लोडिंग कर रहा है। ये हो गया शॉवेल और डंपर सिंपल शॉवेल डंपर का ऊपर लोडिंग कर रहा है। अदर मेथड क्या है, सरफेस माइनिंग मेथड का और ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का अदर स्पेशल कुछ मेथड है, वो हो गया हाईवॉल माइनिंग मेथड। हाईवॉल माइनिंग मेथड कैसे किया जाता है, हाईवॉल माइनिंग मेथड के लिए एक स्पेशल मशीन होता है, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन्स जो कंट्रोल बेंचेस का ऊपर इंस्टॉल बैठ के और इंस्टॉल करके ऑपरेशंस करता है। ये अनमेन्ड कंटिन्यूस माइनर ड्राइव है जो कोल को काटता है और कन्वेयर कर थ्रू इसको डिस्चार्ज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। लॉन्ग पैरेलल रेक्टेंगुलर ड्राइव पैरेलली किया जाता है और कुछ पोर्शन सॉलिड पोर्शन इंटैक्ट छोड़ देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फुल फेस हो गया तो यहाँ पे हम लोग फेस चलाए, ये सॉलिड हो गया, इसमें हम लोग फेस चलाया, यहाँ पे सॉलिड रख दिया, ऐसे कैसे करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा पर्सन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, 3 से 4 पर्सन एक शिफ्ट में पूरा प्रोडक्शन कर सकता है। और कहाँ पे हम लोग हाईवॉल माइनिंग का एडप्शन करेंगे, कहाँ पे इसको लगाएंगे, जहाँ पे मान लीजिए मेरा स्ट्रिपिंग रेशियो इकोनॉमिक लिमिट से बाहर चला जाता है और इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग हाईवॉल माइनिंग का यूज़ करता है। और कहीं पे मान लीजिए स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम हाईवॉल माइनिंग का यूज कर सकते हैं। यह हो गया आपका हाईवॉल माइनिंग मशीनरी सेटअप इंस्टॉलेशन, जहाँ पे कटिंग किया है। ये हो गया कटिंग फेस, ये हो गया सॉलिड फेस, सॉलिड पिलर देख ही रहा है आप लोग, जो सॉलिड पिलर छोड़ के साइड बाय साइड हम लोग कटिंग करते हैं। लॉन्ग ड्राइव चलता है अप टू जितना तक हो सके, नॉर्मली 200 मीटर तक हम लोग कटते हैं, उसके बाद फिर बैक करके नेक्स्ट फेस में कटिंग करते हैं। अब आ गया हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड। हाइड्रोलिक ये नाम से पता चल जाता है कि कोई हाइड्रोलिक यूज करके हम लोग ये माइनिंग ऑपरेशंस करते हैं।
सही में है कि वाटर जेट हाई प्रेशर वाटर जेट को हम लोग यूज़ करके रॉक और मटेरियल को डिसलॉक करता है, और वो जो लूज मटेरियल है वो गोल्ड, टीन और हो सकता है केओलिन और गोल्ड, ये सब मिनरल्स के केसेस में हाइड्रोलिक माइनिंग ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये डायरेक्टली कभी कभी इसको प्लांट में सेपरेशन करके हम लोग मिनरल निकल सकता है, और कभी कभी इसको स्लरी मटेरियल प्लांट में जाके वहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद मिनरल निकलता है। कुछ मिनरल्स इसमें जो यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक माइनिंग में जो बहुत हार्मफुल है, वो हो सकता है कि सॉइल का जो लाइफ्स रहता है सॉइल के अंदर, वो सब लाइफ के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जैसा मरकरी और गोल्ड माइंस में हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोलिक माइनिंग का ये पिक्चर अब देख ही रहा है कि हाई प्रेशर वाटर जेट जा रहा है और मिनरल्स के ऊपर वो इंटेक प्रेशर देता है, उसके बाद वो मटेरियल लूज हो जाता है। अब आता है ऑगर माइनिंग। ऑगर माइनिंग सिंपली ऑगर जैसा है, जैसे घूमता है और स्पाइरल जो उसका ऊपर कटिंग टूल्स रहता है वो धीरे धीरे भीतर घुस जाता है और मटेरियल रिटर्न बैक करता है। इसका डायमीटर वेरी करता है 1.2 मीटर से 1.9 मीटर तक। डेप्थ अगर वर्टिकल अगर हम करेंगे तो डेप्थ अब 200 मीटर तक फिजिबल है और प्रेफरेबल है, उससे ज़्यादा डेप्थ तक इकोनॉमिकल नहीं हो पाता है। एवरेज प्रोडक्शन कितना आता है ऑगर माइनिंग से? एवरेज प्रोडक्शन 2400 तक आ सकता है अगर 12 घंटा का हम शिफ्ट चलाएंगे पर डे। तो ये हो गया ऑगर माइनिंग। अभी दिख ही रहा है कि ये जो मशीन है स्पाइरल टाइप का कटिंग मशीन है, भीतर में जाके कटिंग करता है और कोयला बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। अब आता है स्ट्रिप माइनिंग मेथड। स्ट्रिप माइनिंग एक सरफेस माइनिंग का एक दूसरा तरीका है, जिसमें क्या करता है कि ओवरबर्डन को रिमूव करके उसका नीचे जो कोयला है और मिनरल से उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करता है। ये साइमल्टेनियसली दोनों जगह बराबर दो जगह में चलता है, जहाँ पे मान लीजिए मिनरल एक्सट्रैक्शन एक्सपोज कर रहा है और दूसरी जगह से मिनरल एक्सट्रैक्शन कर रहा है। तो एक्सट्रैक्शन मिनरल करने के बाद यही ओवरबर्डन दूसरा जगह में डंप करके बैक फिलिंग किया जाता है, यानी कि साइमल्टेनियसली मिनरल एक्सट्रैक्शन और बैक फिलिंग दोनों चलता है। इवन 1:12 स्ट्रिपिंग रेशियो तक स्ट्रिप माइनिंग मेथड इकोनॉमिकली पॉसिबल है। थिक सीम माइनिंग मेथड का डिफरेंट टाइप्स में किया जाता है, स्लाइसिंग, सब लेवल केविंग और इंटीग्रल सब लेवल केविंग मेथड। अप टू 5 मीटर तक लॉन्ग होल फेस सिंगल स्लाइस तक ले सकता है। 7 मीटर तक कन्वेंशनल माइनिंग मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं थिक सीम माइनिंग मेथड के लिए। अब जो सरफेस माइनिंग मेथड हम लोग डिसाइड करता है क्या क्या फैक्टर का ऊपर डिसाइड होगा, ये सरफेस माइनिंग है या अंडरग्राउंड माइनिंग होगा, ये बहुत सारे फैक्टर का ऊपर डिपेंड कर सकता है, जैसा सीम का थिकनेस, डीप और कितना डीप में है, कितना साइज है डिपॉजिट का, डिपॉजिट स्टडीफाइड है, लोड से और वेन है, इस तरह का है। डेप्थ और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कितना है, सरफेस टोपोग्राफी और स्ट्रक्चर्स, जियो टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ रॉक्स, प्रोडक्शन टारगेट कितना है, लैंड रिक्लेमेशन, एनवायरमेंटल इकोलॉजी प्रोडक्शन कैसा है, ये सब जानकारी हम लोगों को लेना पड़ेगा। कॉस्ट इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, मिनरल रिजर्व एनालिसिस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, कैसा है सिस्टम, पावर सप्लाई कहाँ से लाना पड़ता है, कितना दूर तक पावर सप्लाई दे पाएगा, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, डाइवर्सन ऑफ रोड्स, रेलवे, वाटर बॉडीज, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब फैक्टर को हम डिसाइड करके, ये सब फैक्टर को कंसिडर करके हम डिसाइड करेंगे कि ओपन कास्ट मेथड में चूज करेंगे या अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। अब आते हैं ये टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन से कि इन ए फुल्ली मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम माइनिंग coal and its transportation from the face is commonly carried out with the combination of, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक फुल्ली मैकेनाइज्ड माइनिंग मेथड सिस्टम है। जैसे ऑप्शन ए है CM शटल कार फीडर वेकर बेल्ट कन्वेयर, सेकंड ऑप्शन है CM LHD फीडर वेकर एंड चेन कन्वेयर, ये नहीं है, चेन कन्वेयर नहीं है, ऑप्शन यही होगा CM शटल कार फीडर वेकर एंड बेल्ट कन्वेयर, क्योंकि लास्ट में चेन कन्वेयर नहीं होगा। सी ऑप्शन में गलती है SDL, डी ऑप्शन में गलती है आपका चेन कन्वेयर, सही आंसर है ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द OMS ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन 3 शिफ्ट इज 600 टन एंड टोटल मैन पावर डिप्लॉयड इन 3 शिफ्ट इज 250 मैन पावर।
ऑलरेडी हम बोल चुके हैं OMS इज टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर डिप्लॉयड, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 250 कितना आता है, आएगा 2.4, यानी कि OMS इज इक्वल टू 2.4। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल फेस इन एन अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इज 13, फाइंड द नंबर ऑफ हेडिंग्स इन दैट डिस्ट्रिक्ट। रेट 2011 में आया था। हम लोग जानते हैं कोई एक पैनल में बोथ साइड में बैरियर रहता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा 3n-2, जहाँ पे n है नंबर ऑफ हेडिंग्स, तो 3n-2 इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 13, यानी कि n इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि आंसर बी करेक्ट 5। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सेक्शन इन a shift 80 detonator was blasted with the use of 32 kg and total coal production 60 ton। Now find powder factor and detonator factor। पाउडर फैक्टर क्या है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर्स यूज। टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ 60 टन, और टोटल नंबर ऑफ डिटोनेटर कितना, पाउडर फैक्टर यूज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज, यानी कि टोटल प्रोडक्शन 60 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज 32 kg, 60/32 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1.7875। पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू 1.875। अब हम लोग आते हैं डिटोनेटर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, डिटोनेटर फैक्टर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल डिटोनेटर यूज। टोटल प्रोडक्शन है 60 और टोटल डिटोनेटर यूज जो है 80, यानी कि 60/80 कितना आएगा 0.75, यानी डिटोनेटर फैक्टर आ जाएगा मेरा 0.75। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर किसी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देगा। अगर किसी को अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे मेरे को बताइएगा, हम और मेल शेयर कीजिएगा, हम उसको ये PPT भेज देंगे। थैंक यू।